बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट किया है। चैप्टर नंबर 13 के अंदर हमने फर्स्ट आर्टिकल पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट का। उसमें हमने करंट को डिस्कस किया था, कन्वेंशनल करंट पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक करंट पढ़ा था। उसके बाद करंट का इफेक्ट देखा था जब बैटरी की प्रेजेंस होती है, जब बैटरी की प्रेजेंस नहीं होती। हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट आर्टिकल हम पढ़ने जा रहे हैं सोर्स ऑफ करंट को। सोर्स ऑफ करंट क्या है? When two conductors are different potential are joined together via wire, current will flow through the wire. जब दो कंडक्टर्स को डिफरेंट पोटेंशियल पे ज्वाइन किया जाता है तो क्या होगा? वायर में से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। मींस सपोज करें अब ये दो कंडक्टर्स को डिफरेंट पोटेंशियल के कंडक्टर्स को मैं ज्वाइन कर रही हूँ किसी वायर के ज़रिए। अब जैसे मैंने इस वायर के ज़रिए कनेक्ट किया है तो इस वायर में से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। सेकेंड पॉइंट देखें, द करंट कॉन्टीन्यूस फ्लो फ्राम हायर टू लोअर पोटेंशियल अनटिल बोथ आर एट सेम पोटेंशियल। मींस के अब आपको पता है इसको हम क्या कहते हैं, हायर टर्मिनल बोलते हैं, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, लोअर टर्मिनल बोलते हैं। जो करंट के कन्वेंशनल करंट के फ्लो की डायरेक्शन होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, हाई टू लो की तरफ होती है। और इन दो कंडक्टर्स के दरमियान में जब तक करंट फ्लो करता रहेगा, जब तक इन दोनों कंडक्टर्स का पोटेंशियल क्या ना हो जाए सेम। अगर सपोज करें इसका 5 वोल्ट है तो इसका भी क्या होना चाहिए, 5, तभी इस वायर में से करंट फ्लो करना स्टॉप होगा। अच्छा, उसके बाद देखें सोर्स ऑफ करंट। अब सोर्सेज देख लेते हैं, करंट के सोर्स कौन कौन से होते हैं। सोर्स ऑफ करंट में सोर्सेज जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, क्या करते हैं कि वो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। अब नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सोर्सेज क्या हैं? वो केमिकल की फॉर्म में हो सकती हैं, हीट की फॉर्म में हो सकती हैं, सोलर एनर्जी की फॉर्म में हो सकती हैं। फर्दर हम इसको देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पे ये सोर्स ऑफ करंट थोड़ा डिफाइन किया हुआ है। ये क्या है, हायर टर्मिनल, हायर पोटेंशियल है यहाँ पे क्या है, लोअर पोटेंशियल है। ठीक है, अब आपको पता है जो करंट की डायरेक्शन होगी वो हाई टू लो की तरफ होगी। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी वो लो टू हाई की तरफ होगी। ठीक है, और इस वायर में से जब तक करंट फ्लो करता रहेगा, जब तक क्या ना हो जाए, दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब नेक्स्ट देखें कि सेल्स। अब सोर्स ऑफ करंट में चार कंडीशंस आती हैं, चार हम सोर्सेज भी फ़िलहाल पढ़ रहे हैं। सबसे पहले सेल्स को देखते हैं। सेल्स क्या करते हैं, ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब सेल दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी, एक होते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी कौन से होते हैं? इट डिलीवर्स इलेक्ट्रिक करंट एज अ रिजल्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन दैट इज़ नॉट एफिशिएंटली रिवर्सिबल सो दैट द सेल कैन नॉट बी रिचार्ज एफिशिएंटली। प्राइमरी सेल ऐसे सेल होते हैं जो क्या करते हैं कि जो रिचार्ज हम उनको मतलब दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते, हम उनको एक ही दफ़ा यूज़ करते हैं, रिवर्सिबल नहीं होते, मतलब उनको दोबारा से हम रीन्यू नहीं कर सकते। इसी तरह के सेल को हम प्राइमरी सेल कहते हैं। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो जो वॉच के सेल होते हैं या टॉयज़ के अंदर जो सेल यूज़ होते हैं वो प्राइमरी सेल कहलाते हैं, बिकॉज हम उनको रीन्यू नहीं कर सकते, हम दोबारा से उनको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अब सेकेंडरी सेल कौन से होते हैं? इट इज़ एन इलेक्ट्रोलाइट सेल यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी आफ्टर बीइंग डिस्चार्ज। इट मे बी रिस्टोर्ड to the condition by sending a current through it in a direction opposite to that of discharging current. सेकेंडरी सेल ऐसे सेल होते हैं जिनको हम रिवर्सिबल होते हैं, जो रीन्यू किए जा सकते हैं, मतलब ऐसे सेल जिनको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। अब एग्ज़ाम्पल में क्या है, जैसे कि मोबाइल की बैटरी होगी, हम उसको दोबारा से चार्ज कर सकते हैं। इसी तरह जो यूपीएस की बैटरीज़ होती हैं उनको भी हम दोबारा से चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरह के सेल क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी सेल कहलाते हैं, जो कि रिवर्सिबल होते हैं, उनको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं चार्ज करके। अगर उनकी चार्जिंग ख़त्म हो गई है, हम दोबारा से उसको क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, चार्ज करके हम उसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है,
अब ये सेल का इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखें नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल जनरेटर। इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या करते हैं, ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। मींस अब देखें जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर होता है उसका इंजन चलता है, तो वो चलना क्या है, वो मैकेनिकल वर्क है। तो वो मैकेनिकल वर्क मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है थर्मोकपल। दे आर यूज टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या करते हैं, ये हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। अब द थर्मोकपल्स बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू डिसिमिलर कंडक्टर्स ज्वाइन टुगेदर एट देयर एंड्स। द थर्मो इलेक्ट्रिक वोल्टेज डिवेलप बिटवीन टू जंक्शंस। अब ये जो होते हैं ना, ये हमारे पास दो वायर का पेयर होता है, ठीक है। अब वो पेयर क्या करते हैं, हम उस पेयर को देखें, ये दो वायर्स को मैंने ज्वाइन किए है, मतलब कि कपल होता है दो वायर का, उसी को हम थर्मोकपल्स कहते हैं, ठीक है। तो अब हो सकता है कि इसका पोटेंशियल पॉजिटिव हो, इसका नेगेटिव हो, डिफरेंट पोटेंशियल इनके होते हैं, डिफरेंट वोल्टेज होती हैं उन जिनको हम ज्वाइन करते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को हम क्या कहते हैं, थर्मोकपल्स कहते हैं। ऐसी वायर्स को ऐसी वायर्स के पेयर को हम क्या कहते हैं, थर्मोकपल्स बोलते हैं। उसके बाद सोलर सेल क्या होते हैं। सोलर सेल जो कि सनलाइट को, इट इज़ अ पीएन जंक्शन डिवाइसेस विच कन्वर्ट द हीट एनर्जी ऑफ सनलाइट डायरेक्टली एंड एफिशिएंटली इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये सनलाइट को चेंज कर देते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है। सोलर सेल कौन से होते हैं, जो कि किसको, सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील कर देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सोलर सेल। अब देखें कि हमने चार पढ़े हैं सोर्सेज। पहला सेल क्या करता है, वो सेल क्या करता है, वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसके बाद इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करते हैं, ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। थर्मोकपल्स क्या होते हैं, ये हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में। सोलर सेल क्या होते हैं, ये सनलाइट को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में। अगर आप लोगों ने इसको याद रखना है, छोटे छोटे की पॉइंट बना लें। सबसे पहले क्या है, सेल कन्वर्ट करता है किसको, केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसके बाद जनरेटर क्या करता है, ये मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद थर्मोकपल्स क्या करते हैं, ये हीट को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसके बाद सोलर सेल क्या करते हैं, ये सनलाइट को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब उसके बाद नेक्स्ट में क्या है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इफ़ेक्ट ऑफ करंट्स। आज हमने 3 इफ़ेक्ट ऑफ करंट्स पढ़ने हैं, हीटिंग इफ़ेक्ट, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट एंड केमिकल इफ़ेक्ट। सबसे पहले हीटिंग इफ़ेक्ट को देखें। करंट फ्लोज थ्रू अ मेटेलिक वायर्स ड्यू टू द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता है कि करंट जो है वो फ्लो करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से किसी भी मेटल्स के अंदर। During the source of their motion they collide continuously with the atoms of the matter। जैसे जैसे ये रैंडम इनकी मोशन होगी, ये मूव करते, फ्री इलेक्ट्रॉन जब तक मूव करते रहेंगे क्या होगा कि वो एटम के साथ टकराते रहेंगे। देखें कि कल भी हमने ये पढ़ा था कि देखें, सपोज करें मेरे पास ये क्या है, एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर के अंदर ये जो डॉट मैं बना रही हूँ, सपोज कर लें ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब ये जो रेड कलर के मैं बना रही हूँ, सपोज करें ये एटम है, ठीक है। अब क्या होगा, एटम तो अपनी जगह पे फिक्स हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही एटम इनके रास्ते में आया तो इलेक्ट्रॉन जब कोलाइड करेगा किसके साथ, एटम के साथ, तो क्या होगा, उसको हम पढ़ लेते हैं कि ड्यूरिंग द सोर्स ऑफ देयर मोशन दे कोलाइड। जो इलेक्ट्रॉन है वो कोलाइड करेंगे किसके साथ, एटम के साथ, मेटल के एटम के साथ। एट ईच कोलिजन, हर कोलिजन पे वो अपनी एनर्जी, दे लूज सम ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी एंड गिव इट टू एटम विद विच दे कोलाइड। जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपनी एनर्जी को लूज़ कर देंगे और वही एनर्जी कौन गेन कर लेगा, एटम्स गेन कर लेंगे। दस एज द करंट फ्लो थ्रू अ वायर इट इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह से करंट फ्लो करेगा वायर में, करंट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर जाएगी, एटम्स की वाइब्रेशन भी बढ़ जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे हीट जनरेट हो गई है, ठीक है। इसकी की कैसे बन सकती है कि देखें कि हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन ने कोलाइड किया किसके साथ, एटम के साथ। जब एटम के साथ कोलाइड किया तो इलेक्ट्रॉन ने लूज़ कर दी है अपनी एनर्जी,
ठीक है। और वही एनर्जी किसने गेन कर ली है, एटम ने, ठीक है। अब जब एटम की एनर्जी बढ़ गई तो क्या होगा, वो वाइब्रेट करेगा। जब वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेशन होगी तो हीट रिलीज़ होगी। ये टोटल की है इस हीटिंग इफ़ेक्ट की। टोटल ये सारी स्टेटमेंट लिखी हुई है इन कुछ पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद जॉउस लॉ के अकॉर्डिंग इसका फार्मूला क्या बनता है, H=I²R T, ठीक है। एप्लीकेशन इसकी क्या है, एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक हीटर्स, केटल्स, टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन। ये देखें, ये केटल है, ठीक है। अब इस केटल और आयरन की, चलें आयरन के एग्जांपल देती हूँ। आयरन जितनी देर ज़्यादा चलती रहेगी क्या होगा, हीट का डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, करंट के साथ। करंट जितना ज़्यादा प्रोवाइड होता रहेगा, मींस कि एक आयरन चलती छोड़ दें, जितनी देर वो ज़्यादा चलती रहेगी उसको करंट प्रोवाइड होता रहेगा, करंट मिलता रहेगा, करंट मिलता रहेगा, वो हीटअप होती रहेगी, मतलब वो गर्म हो जाएगी। तो मींस के देखें कि इन सारी ये जो एप्लीकेशंस लिखी हुई हैं इन सब के अंदर जो करंट का इफ़ेक्ट यूज़ होता है वो हीटिंग इफ़ेक्ट यूज़ होता है, ठीक है। तो जॉउस लॉ के अकॉर्डिंग करंट मैक्सिमम, करंट जैसे जैसे ज़्यादा होता जाएगा, करंट देते जाएंगे, कॉन्टीन्यूसली करंट प्रोवाइड करेंगे किसी भी डिवाइस को, तो क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट वहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है मैग्नेटिक इफेक्ट। फर्स्ट हमने पढ़ा हीटिंग इफेक्ट, अब सेकंड हमने पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट। When a current passes through a conductor, it produces a magnetic field in the surrounding space. जब भी किसी वायर में से करंट गुजरता है तो वहाँ पे वो एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर लेता है। मीन्स अब देखें, ये आपके सामने मैंने एक वायर बनाई है, इस वायर में से क्या होगा, अगर कोई करंट फ्लो कर रहा है आई, तो क्या होगा कि इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें कि अभी फ़िलहाल मैं बता रही हूँ कि जो करीब वाला रीजन होगा, जहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे जैसे हम उस वायर से दूर जाते जाएंगे, डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जाएगी। मींस के की पॉइंट्स है कि बी जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, करंट के ऊपर, ठीक है। करंट मैक्सिमम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम होगी। और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड का इन्वर्स रिलेशन होता है किसके साथ, आर के साथ। डिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी उस जगह पे कम हो जाएगी। चलें अब इसकी पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कि देखें, व्हेन द करंट पासिस थ्रू द कंडक्टर, जैसे ही करंट पास करेगा तो उस जगह पे क्या जनरेट हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड पॉइंट है, द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ द करंट एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो किस बात पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है करंट आई पे और डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। अभी मैंने आपको बताया अभी कि डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करती है, करंट ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगी। डिस्टेंस के साथ इन्वर्स रिलेशन है, करंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अब उसके बाद एप्लीकेशन देखें, मैग्नेटिक इफेक्ट इज़ यूज्ड इन द डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ करंट। करंट का अगर मैंने फाइंड आउट करना है करंट प्रेजेंट है या नहीं, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, मैग्नेटिक इफेक्ट यूज़ करूँगी, ठीक है। उसके बाद ऑल द मशीन्स विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा यूज़ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। वो तमाम की तमाम मशीन्स जो क्या करती हैं, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं, वो मैग्नेटिक इफेक्ट यूज़ कर रही होती हैं करंट का। लाइक जो टर्बाइंस वगैरह हैं उनके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट यूज़ होता है। अब देखें कि यहाँ पे एक वायर है, उसके अंदर क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो करने के बाद देखिए इन साइड फील्ड लाइंस एक दूसरे के करीब करीब हैं। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग है, जैसे हम बाहर की तरफ मूव करेंगे तो वहाँ पे फील्ड लाइन क्या होगी, ये वीक हो गई है। तो ठीक है, ये मैग्नेटिक की एग्जांपल है, मैग्नेटिक इफेक्ट की। उसके बाद देखें कि इफ़ेक्ट ऑफ करंट के अंदर थर्ड लास्ट एप्लीकेशन है एक केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट को हम पढ़ने जा रहे हैं। द केमिकल चेंजेस प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इन इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। इलेक्ट्रोलाइसिस के इलेक्ट्रोलाइट का जो प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का जो प्रोसेस होता है उसमें जो केमिकल चेंजेस होते हैं हम उसको क्या कहते हैं, केमिकल इफेक्ट कहते हैं। फर्दर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है। इलेक्ट्रोलाइसिस दो वर्ड से मिलके बना है। इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रोड्स, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, किसी चीज़ का टूट जाना, ठीक है।
अब देखें कि इस पेज को समझने से पहले आप थोड़ी डायग्राम देखें। डायग्राम के अंदर देखें, ये बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अब ये जो इलेक्ट्रोड है ना, ये जो दो प्लेट्स लगी हुई हैं, इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, याद रखना है, इनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। उसके बाद अब इस साइड पे अगर पॉजिटिव है तो इस प्लेट पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा, इस साइड पे अगर नेगेटिव टर्मिनल है तो ये भी नेगेटिव टर्मिनल होगा। पॉजिटिव टर्मिनल वाली प्लेट को हम क्या कहते हैं? एनोड, और नेगेटिव वाली को हम क्या कहते हैं? कैथोड। ठीक है, जो नेगेटिव प्लेट के साथ कनेक्टेड है उसको हम क्या बोलेंगे? कैथोड, और जो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है हम उसको क्या कहेंगे? एनोड कहेंगे। उसके बाद ये जो लिक्विड सा आपको अंदर नज़र आ रहा है, ठीक है, ये जो लिक्विड सा है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये लिक्विड जो है जो करंट पास करवाएगा, इस लिक्विड को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। वो लिक्विड जो कि करंट को पास करने देगा हम उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोड हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, एनोड हो गया, कैथोड हो गया। ठीक है, उसके बाद एक और टर्म है वोल्टामीटर। अब ये दो इलेक्ट्रोड और ये लिक्विड का सॉल्यूशन, यानी कि दो इलेक्ट्रोड और लिक्विड प्लस इलेक्ट्रोड, इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम बोलते हैं वोल्टामीटर। क्या बोलते हैं? वोल्टामीटर बोलते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये जो लिक्विड और इलेक्ट्रोड का सॉल्यूशन, ये कॉम्बिनेशन है, इसको हम क्या बोलते हैं? वोल्टामीटर बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद ये जो ब्रेक डाउन हो रहा होता है, इसके अंदर सारा प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि इलेक्ट्रोड कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोड, ये दो प्लेट्स, इनको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। उसके बाद इस लिक्विड को क्या कहते हैं? इसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। उसके बाद इस पूरी चीज़ को, लिक्विड प्लस इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं? वोल्टामीटर बोलते हैं। एनोड इस प्लेट को, कैथोड इस प्लेट को बोलते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस, इसके अंदर जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। ये डेफिनेशन होगी। अब चलें पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखें इलेक्ट्रोलाइसिस। सम लिक्विड लाइक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शंस दैट टेक प्लेस विद इन दैम। अच्छा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर सल्फेट को जब हम मिलाएंगे ना तो वो इलेक्ट्रिसिटी, उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस होंगे और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर को जब हम मिलाएंगे तो क्या होगा? कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे और वो केमिकल रिएक्शन क्या क्रिएट करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। तो ये जो लिक्विड के अंदर करंट कंडक्ट हो रहा है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, और इस प्रोसेस को बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, वो लिक्विड जिसके अंदर करंट कंडक्ट किया जा रहा है केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोड क्या है? अभी मैंने बताया कि ये जो रॉड्स होती हैं और प्लेट्स होती हैं जो कि करंट को अंदर लेके जाती हैं और बाहर लेके आती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। उसके बाद जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ प्लेट जुड़ी हुई है उसको हम क्या कहेंगे? जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है उसको हम एनोड कहेंगे, और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा है उसको हम कैथोड कहेंगे। जो वेसल के अंदर दो इलेक्ट्रोड और लिक्विड का कम्बिनेशन है उसको हम वोल्टामीटर कहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद एग्जांपल देखें। एग्जांपल देखें, व्हेन कॉपर सल्फेट डिसॉल्व इन वाटर इट डिसोसिएट इनटू Cu2 प्लस SO4 माइनस 2 आइंस। आपको पता है कॉपर के ऊपर 2 प्लस होते हैं और SO4 के ऊपर -2 आइंस होते हैं। ऑन पासिंग करंट थ्रू द वोल्टामीटर Cu2 प्लस मूव्स टूवर्ड कैथोड एंड द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक प्लेस। अब देखें, जब कॉपर इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा? मिलेगा, तो ये कॉपर के 2 प्लस इन इलेक्ट्रॉन के 2 माइनस के साथ मिलेंगे तो क्या होगा? ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और हमारे पास सिर्फ कॉपर रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें, द कॉपर एटम आर डिपॉजिट एट कैथोड। जो कॉपर के एटम हैं वो डिपॉजिट होते रहेंगे कहाँ पे? कैथोड पे, और आयंस जो होंगे वो चले जाएंगे एनोड की तरफ। ठीक है, देखें, अब इनमें से कैथोड ये वाला है और ये एनोड है।
अब जो कॉपर के एटम होंगे वो इस पे डिपॉजिट होते रहेंगे, ठीक है, इस पे डिपॉजिट हो गए, और जो आयंस होंगे वो इस प्लेट पे आ जाएंगे, ठीक है, समझ आ रही है। कैथोड पे एटम्स आ जाएंगे कॉपर के और एनोड पे उसके आयंस ट्रांसफ़र हो जाएंगे। उसके बाद देखें ठीक है, कॉपर एटम फ्रॉम द एनोड गो इनटू द सोल्यूशन। जो कॉपर एटम होंगे, एनोड के कॉपर एटम है ना, एनोड पे जो कॉपर एटम होंगे वो सोल्यूशन के अंदर चले जाएंगे और कॉपर आयंस मिल जाएंगे किसके साथ, सल्फेट आयंस के साथ। तो हमें क्या मिलेगा, कॉपर सल्फेट। देखें कॉपर आयंस सल्फेट आयंस के साथ मिलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉपर सल्फेट मिलेगा। ये तो थी एग्जांपल। इसके बाद देखें, एज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये सारा प्रोसेस जो हो रहा है इसको हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कह रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस का ये जो प्रोसेस है, कॉपर इज कॉन्टीन्यूसली डिपॉजिट ऑन कैथोड। कॉपर के एटम कहाँ पे डिपॉजिट होते रहेंगे, कॉपर के एटम कैथोड पे डिपॉजिट होते रहेंगे। उसी इक्वल अमाउंट के कॉपर आयंस एनोड से क्या हो जाएंगे, पानी में डिज़ोल्व होते रहेंगे। तो टोटल जो डेंसिटी का सोल्यूशन है वो रहेगा अनचेंज, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखिए लास्ट में ये डेफिनेशन अक्सर 2 मार्क्स की आ जाती है, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ सम एक्सपेंसिव मेटल गोल्ड सिल्वर ऑन एन आर्टिकल ऑफ सम चीप मेटल्स इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कुछ चीप मटीरियल्स होते हैं, सस्ते मटीरियल्स होते हैं, ठीक है, उन सस्ते मटीरियल मेटल्स के ऊपर हम क्या करते हैं, किसी एक्सपेंसिव मेटल्स की लेयर सी कोट कर देते हैं, ठीक है, हम उसके ऊपर लेयर चढ़ा देते हैं। तो हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मतलब कि हमारे पास कोई एक चीप मटेरियल है, चीप मेटल है, हम उसके ऊपर क्या करेंगे, एक्सपेंसिव मेटल की लेयर को कोट कर देंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यहाँ तक आज का आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर कोई क्यूरी है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।